बहुत बहुत स्वागत है मोहित आपका एजेंडा आज तक के इस मंच पर। और देखिए, अब निराशा किसी लड़की के हाथ ना लगे, तो थोड़ी सेल्फीज भी बाद में प्लीज। हाँ जी, डेफिनेटली, पर्सनल रिक्वेस्ट। श्योर। चलिए, तो मोहित की एक सीरीज है, और सीरीज नहीं कहेंगे, इन्होंने कहा कि वो एक दरअसल पार्ट्स हैं उसके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। फ्रीलांसर कितने लोगों ने देखी है कुछ लोग यहाँ पर। तो अब इसका ट्रेलर, इसका टीजर सब कुछ आ चुका है मोहित, और हर शख्स ये जानना चाहता है कि क्या ये आपके जो पहला पार्ट है उसी का कंटिन्यूएशन है ये, या ये कहानी आगे नए किरदार और नई कहानी पर मूव कर जाती है। जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग मी हियर। ये कहानी द फ्रीलांसर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे है। इसका पार्ट 1 जो पहले 4 एपिसोड है वो आ चुके हैं। वो आज से 3 महीने पहले आए थे, और अभी 3 एपिसोड उसके बाकी हैं जिसे हम द कंक्लूजन कह रहे हैं। वो आज रात को 12 बजे 15 दिसंबर कल स्ट्रीम करेंगे। तो जिन लोगों ने सीरीज़ पसंद की है, जिन्हें ये पसंद आई है, मैं उन सबसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ ज़रूर देखिए। आई नो बीच में एक ऐसा 3 महीने का फेज़ था जब लोगों ने कहा था कि भाई ये पार्ट्स में क्यों है, बट मैंने सब दर्शकों से यही कहा है कि प्लीज़ आप थोड़ा पेशेंस रखिए। आई कैन गारंटी यू कि ये वेट जो है विल डेफिनेटली बी वर्थ इट। इसमें आपका एक स्पाई का किरदार है जी, और ये एक किताब पर आधारित है जी। लेकिन इसमें जो आपका किरदार और जिस लड़की को आप बचाने के मिशन पर निकलते हैं, उस लड़की के सेवियर बनकर सामने आते हैं। लेकिन मैंने जब ये फ्रैंकली स्पीकिंग जब देखा तो मुझे समझ नहीं आया फ्रीलांसर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि फ्रीलांसर अक्सर ना जर्नलिज्म में बहुत यूज़ करते हैं। फ्रीलांसर कैमरा पर्सन, फ्रीलांसर जर्नलिस्ट, फ्रीलांसर। तो आप फ्रीलांसर कैसे हैं उसमें? वेल, मैं मोहित भी फ्रीलांसर ही हूँ। मेरा भी बिल्कुल फ्रीलांसर वाला काम ही है। बट ये जो कहानी है ये एक किताब पे आधारित थी जिसका नाम है टिकट टू सीरिया, जो शिरीष थोराट जी ने लिखी थी। इस कहानी में इसका मेंशन द कॉन्टैक्ट करके है। सो बिकॉज ये उस पर बेस्ड थी, उससे प्रेरणा ली थी नीरज पांडे जी ने। तो द कॉन्टैक्ट ना रखते हुए ये सब टीम का डिसीजन था कि इसे हमें द फ्रीलांसर के नाम से इसे हम याद रखेंगे, और इसका नाम द फ्रीलांसर होगा बिकॉज ही इज़ एन एक्स कॉप। मेरा किरदार अविनाश कामत का, जो एक एक्स कॉप थे, उनके ज़िंदगी में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए जिस वजह से उन्हें हिंदुस्तान छोड़ के बाहर जाना पड़ा। सो वो एक ग्लोबल लेवल पे इस समय CIA के साथ काम करते हैं। ही वर्क्स विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस विद डिफरेंट नेम्स। ही डजंट हैव एनी नेम। तो बिकॉज वो एक नाम नहीं है उनके पास, सो इसलिए उनको हर कोई द फ्रीलांसर के नाम से संबोधित करता है। कितना चैलेंजिंग था ये रोल, ये तो मैं नहीं पूछूंगी। आप सोच रहे थे कि मैं यही सवाल पूछूंगी, नहीं पूछूंगी। चैलेंजिंग तो हर रोल होता है, और हर कैरेक्टर एक एक्टर के दिल के बेहद करीब होता है और कहता है मुझे सभी पसंद है। अगर मैं पूछूंगी आपसे आपको कौन सा अपना किरदार पसंद, आप कहेंगे सभी किरदार पसंद है। नहीं पूछूंगी मैं ये पूछूंगी आपसे, क्योंकि एक डिफ़िकल्ट टेरेन में ये पूरी आपकी शूट हुई है, वो कितना मुश्किल था? क्योंकि जब आप अपने थोड़े लग्जरी से दूर रहते हैं, वैनिटी वैन इस तरह की चीज़ें वहाँ आसपास नहीं होती हैं, खाने में कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वो कितना मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए? वेल, टू बी ऑनेस्ट, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था हमारे लिए, बट ऑब्वियसली कुछ मुश्किलें भी थी बिकॉज ये कहानी सीरिया पे बेस्ड है। बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द रीजन वी कैन नॉट गो एंड शूट इन सीरिया। तो ये हमने मोरक्को में शूट की थी। बट फॉर्चुनेटली मोरक्को इज़ अ वेरी शूटिंग फ्रेंडली प्लेस। वहाँ के लोग बहुत सालों से शूटिंग से फ्रेंडली हैं, बिकॉज ग्लैडिएटर जो है वो सबसे पहले वहीं पे शूट हुई थी, वहीं से उनकी शूटिंग सिलसिला शुरू हुआ था। द ओनली ड्रॉबैक जो मुझे पर्सनली लगा वो सिर्फ लैंग्वेज बैरियर था, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी लोग यूरोपियन या अरबिक बातें करते हैं, भाषा में बात करते हैं। सो वो थोड़ा सा टेक्निकल चैलेंज था, बट आजकल वो भी मोबाइल जो डिवाइस है वो मुश्किल हल कर देता था ट्रांसलेटर यूज़ करके। सो दैट इट वुड जस्ट मेक आवर जॉब ईजी। बट हाँ, वो टेरेन थोड़ा अलग था, मौसम अलग था। सो आई गेस बट इस कहानी की जो डिमांड थी वो वैसा स्केल था, वैसी जगह थी। अनलेस एंड अनटिल वैसी जगह या वैसा स्केल उस कहानी को नहीं मिलता, उस कहानी को जस्टिस नहीं मिलता। और नीरज जी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जब भी किसी कहानी को चूज़ करते हैं, जैसे कि हमने उनकी प्रीवियस जो उनकी कहानियाँ हैं, स्पेशल ऑप्स जैसे हमने देखा है, सो उन्होंने हमेशा कहानियों को उस स्केल पे पहुंचाने की कोशिश की है जहां कहानी को जस्टिफिकेशन मिल सके। सो आई गेस उन्होंने वही यहाँ पे किया, एंड जितना प्यार हमें मिला है, इट्स बिन अमेजिंग।
आपके लिए बहुत करियर ट्रांजिशंस हमने देखे हैं। मोहित रैना, देवों का देव महादेव, कितने लोगों ने देखा है टेलीविजन पर? देखिए, अब वो किरदार हमेशा शिव जी का, उससे लोग एसोसिएट करते हैं आपको जी। इतना हैंडसम शिव, भगवान मुझे माफ करें, आज तक किसी ने नहीं देखा होगा टेलीविजन पर। अब गर्ल क्रश तो है ही, मैन क्रश भी हो गया लोगों को। लोग सोचते थे कि भाई ऐसी मोहित रैना जैसी बॉडी हमारी भी हो जाए। एंड वो जो आपका किरदार था मोहित, आपके लिए एक करियर का सबसे बड़ा अचीवमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड यू कैन करेक्ट मी, और उस किरदार से बाहर निकलना आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती था? क्योंकि हर कोई, अब देवों का देव महादेव, उसमें शिव बन गए, उसके बाद आपको और भी बहुत सारी जगह से ऑफर आए होंगे शिव बनने के लिए, क्योंकि वो एक पर्सोना बन जाता है। उससे बाहर निकलकर अब आप एक डॉक्टर, एक स्पाई, एक पुलिस वाला, एक आर्मी ऑफिसर, ये सारे किरदार प्ले कर चुके हैं। कितना मुश्किल था? वेल, जो आप कह रहे हैं वो एक लिमिट तक सही है, बट आई गेस वो बहुत सालों पहले होता था जब आप कोई मैथोलॉजिकल सीरीज किया करते थे, जैसे लॉर्ड कृष्णा की थी या लॉर्ड राम की थी, तो आप उसमें फंस जाते थे। बिकॉज उन दिनों इतने चैनल्स नहीं होते थे, उन दिनों इतने एवेन्यूज़ नहीं थे एक्टर्स के पास, और सोशल मीडिया नहीं था। बट अभी लास्ट 10-12 साल की टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे तो टेलीविज़न में बहुत चैनल्स हैं, और सोशल मीडिया की वजह से लोगों को मालूम है कि हाँ, ये एक इंसान है और ये एक भूमिका निभा रहा है। हैविंग सेड दैट, जो आप कह रही हैं उसकी फॉलोइंग अलग है, बट मुझे उस इमेज से निकलने में कोई परेशानी नहीं हुई। इनफैक्ट मेरा ये कॉन्ट्ररी था, क्योंकि जैसे मैंने महादेव का शूट ख़त्म किया था, तो वो मैंने 3.5 साल तक वो सीरीज़ की थी, और मैं उस किरदार की पावर के बहुत यूज हो गया था। तो लोग आरती वारती उतारने लगते होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को ना मैं बहुत मैंने, अरुण गोविल के साथ भी यही हुआ था मोहित, जब उन्होंने राम का किरदार प्ले किया, उसके बाद उन्हें अलग कैरेक्टर रोल्स ऑफर नहीं होते थे, ज़्यादातर रोल्स उसी रिलीजियस कैरेक्टर के इर्द गिर्द होते थे। और दूसरा नुकसान ये कि आप जहाँ भी जाते थे लोग ऐसे पैर छूने को उनके आते थे, जैसे स्वयं श्री राम प्रकट हो गए। वैसे ही आपके साथ भी होता होगा कि स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। ये गांव और कस्बों में होता है मोहित। अगर आप वहाँ कभी जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई आपको मोहित रैना कहेगा। नहीं, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं आप। जब इंटीरियर्स में आप जाते हैं जहाँ पे बिकॉज यू नो India believes we live in faith and unity, so I guess we breathe that. So interiors में जब आप जाते हैं वो डेफिनेटली वैसा प्यार और वैसा लोग आपको उसी नाम से जानते हैं, और उसमें मुझे कुछ शर्म नहीं है या मैं उससे भागता नहीं, मुझे उल्टा बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज दैट्स द लव दैट इज गेटिंग कैरी फॉरवर्ड टू ऑल द वर्क दैट आई हैव डन पोस्ट दैट, यू नो। बिकॉज महादेव से मुझे पहचान मिली, मैंने वो किरदार निभाया तो लोगों ने मुझे उस किरदार को प्यार दिया, बट उसका ही वो प्यार मेरे बाकी काम में भी ट्रांसलेट हुआ है। मैं आपसे कह रहा था कि जब मैंने महादेव की सीरीज़ ख़त्म की तो सबसे पहले मुझे एक टेलर की लव स्टोरी ऑफर हुई थी, तो बिकॉज वो मेरा ड्रॉबैक था कि मैं उस लार्जर देन लाइफ और पावरफुल कैरेक्टर के इतना यूज टू हो गया था, तो मैंने उनसे कहा था टेलर, और मैं किस एंगल से टेलर लग सकता हूँ। बट व्हेन हाइंडसाइट आई थिंक अबाउट इट, दैट वाज माय मैच्योरिटी टू रियलाइज़ कि नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। बट उसके बाद मैंने फिर अशोका का एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर किया, फिर मैंने 21 सरफरोश, एक सारागढ़ी पे एक सीरीज़ बेस्ड थी, मैंने ईश्वर सिंह सरदार उसका रोल प्ले किया, फिर मैंने OTT पे अलग अलग काम किए। बट मेरा सिर्फ ये कहना है कि जितना मुझे प्यार महादेव से 2010 में मिला था, देख लीजिए 12-13 साल हो चुके हैं, लेकिन उस किरदार की और उस प्यार की रिकॉल वैल्यू इतनी है कि सारे हाथ खड़े हो गए जब आपने पूछा। वही प्यार जो है वो बाकी चीज़ों में ट्रांसलेट होके मेरे काम में दिख रहा है। 21 सरफरोश का आपने जिक्र किया जी, मैंने देखे हैं उसके कुछ एपिसोड्स, और उसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे आपकी लगी कि इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े उसमें चेहरे थे, लेकिन आप आउटशाइन हुए। और वो दरअसल आपके लिए एक उपलब्धि इसलिए भी कहा जाएगा कि अगर आप बहुत बड़े बड़े नाम और किरदारों के साथ काम करते हैं और उसमें अपनी पहचान बनाना, वो दरअसल एक बहुत बड़ी, वो आपको कितना सेटिस्फैक्शन देती है? वेल आई गेस जैसे मैंने बताया कि मैं एक एक्टर हूँ, हम काम करते हैं ऑडियंस के लिए, ऑडियंस के प्यार के लिए, हम भूखे होते हैं लोगों के प्यार के। सो आई थिंक जब हम कोई भी काम करते हैं अगर उसे ऑनेस्टी से निभाएं तो ऑडियंस का रेसिप्रोकेशन में हमें प्यार मिलता ही मिलता है, और वही प्यार जो है हमें आगे लेके जाता है।
सो मैंने कभी वैसा सोचा नहीं कि मैं किसके साथ क्या कर रहा हूँ या मेरे साथ कौन है। टू बी रियली ऑनेस्ट एंड मतलब मैं बिल्कुल कभी वैसे नहीं सोचता। अभी उससे पहले मनोज जी यहाँ पे थे, तो मैंने मनोज जी के साथ भी बहुत काम किया हुआ है। मैंने कोंकणा के साथ भी मुंबई डायरीज में काम किया हुआ है। तो मैंने कभी भी, मुझे ये नहीं लगा कि मुझे कुछ इनसिक्योरिटी फील हो रही है या मैं सुपीरियर या जूनियर फील कर रहा हूँ। आई गेस ये जब हम एज एन एक्टर अपना काम करते हैं तो उसका जो मैसेज होता है वो ऑडियंस तक पहुंच ही जाता है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं ये नहीं पूछूंगी आपका पर्सनल फेवरेट किरदार कौन सा है, लेकिन जब आप उरी में वो किरदार प्ले कर रहे थे तो उस किरदार में आपको क्या खासियत नज़र आई, और क्यों नहीं आपका मन किया कि मैं मेन लीड, मेन कैरेक्टर प्ले करूं? देखिए उसके दो रीज़न है। एक, यूनिफॉर्म मेरी कमज़ोरी है। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। तो जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं छोटा था, मैंने आँख खोलते अपने सामने सिर्फ आर्मी और बीएसएफ पर्सनल्स देखे थे। सो मैंने कभी सुपरमैन, बैटमैन, उस सब में मेरा रुझाव उस तरफ कभी था ही नहीं। हम जब क्रिकेट खेलते थे तो बॉल जो है उस पार जाती थी, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती थी वो हमें बॉल फेंक देती थी वहाँ से। सो बचपन से मैंने जो यूनिफॉर्म देखी है, बचपन से, दैट हैज़ बीन वेरी वेरी स्पेशल टू मी। जब करगिल की वॉर हुई उस समय मैं एनडीए के लिए अप्लाई भी कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस मैं आर्मी में जा नहीं पाया। मैं हमेशा से इंक्लाइंड था टुवर्ड्स अगर आर्मी। आप एक्टर नहीं होते तो आप आर्मी में होते। डेफिनेटली मैं होता। तो वो मेरा ख्वाब जो है मैं यहाँ यूनिफॉर्म पहन के मैं पर पूरा करता आपके हूँ। फादर, जहाँ तक मुझे जानकारी है, डॉक्टर थे। कभी Correct. नहीं मन किया डॉक्टर बने? नहीं, डॉक्टर बनने का मन नहीं किया मेरा। मन, बिकॉज मैंने बचपन से यूनिफॉर्म ज़्यादा देखी थी, वो तो मेरा मन उस तरफ रुझाव बहुत ज़्यादा था। तो आई थिंक कहीं मेरी कमज़ोरी जो है यूनिफॉर्म है, इसलिए जब भी मेरे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जहाँ यूनिफॉर्म होती है, मैं उसे हाँ कर देता हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन। जैसे आपने सवाल किया कि उरी में मैंने कुछ और क्यों नहीं किया, मैंने वो विक्की क्यों किया? कौशल वाला किरदार करने का मन नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल, बिल्कुल मेरा मन नहीं किया। और वो ऑब्वियसली वो पहले भी डिसाइड हो चुके थे वो कर रहे हैं, तो उन्होंने ऑफ़र भी मुझे वही किया था। बट हैविंग सेड दैट, मैं हमेशा से, मेरा रुझाव जो है वो यूनिफ़ॉर्म की तरफ होता है। इसलिए मैंने एक भौकाल एक सीरीज़ की थी, मैं वो भी यूनिफ़ॉर्म पे बेस्ड थी। इसमें भी मुझे थोड़ा यूनिफ़ॉर्म पहनने का मौका मिला। मैंने 21 सरफरोश भी सिर्फ यूनिफ़ॉर्म की वजह से की थी। अभी मेरा 2024 का मेरा मैनिफेस्टेशन है कि कोई नेवी पे कुछ बनाए ताकि मैं वो यूनिफ़ॉर्म पहन सकूँ। तो मैं अभी वो ऑडियंस के थ्रू, सबके थ्रू मैसेजेस सब प्रोड्यूसर्स और मेकर्स को भेज रहा हूँ कि कुछ वैसा नेवी पे कोई बनाए। तो आया कुछ रिस्पॉन्स? अभी मैंने बस कल से ही शुरू किया है, सो होपफुली बहुत जल्दी से इसका भी रिजल्ट दिख कल जाएगा। से ही शुरू किया आपने? बिल्कुल, बिल्कुल। बड़े आप पॉजिटिव इंसान लग रहे हैं, मतलब बातचीत करने से। लेकिन क्यों आपके बारे में एक परसेप्शन है कि मोहित रैना बड़े शाय हैं, बड़े रिजर्व रहते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट ही नहीं करते, एकदम ड्राई रहता है इनका। जब कोई बस सीरीज़ आ रही होती है तब पता चलता है कि मोहित रैना जो है वो इंस्टा पर एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा क्यों है मोहित? वेल, आई गेस वो एक मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग है, वो जाती नहीं है। वो बचपन से ही हमने आई गेस उस तरीके का जीवन बीता है जब इतना सब हमें लाइमलाइट नहीं दिखी थी या वैसा नहीं था। सो आई थिंक, और मैंने एक्टिंग जो शुरू की थी, मैं पहले मॉडलिंग करता था। मैंने एक्टिंग शुरू की थी क्योंकि मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि मैं कैमरा के सामने एक्सप्रेस करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो मेरा सोल रीज़न सिर्फ वही था, मेरा कैमरा फेस करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये कैमरा का जो फुटेज है वो फिल्म में जा रहा है, वो ओटीटी में जा रहा है, वो शॉर्ट फिल्म में जा रहा है, वो टीवी में जा रहा है। आजकल की तो नीड है ना मोहित, अब आप इंस्टा पे एक्टिव रहेंगे तो और फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, लोग जानेंगे मोहित की पर्सनल लाइफ। बहुत पिक्चर्स भी आती है ना मोहित की, एट ए डिस्टेंट होती हैं, ऐसे किसी पूल में इनका बैक दिखाई देगा और चेहरा ही नहीं दिखेगा, पता ही नहीं लगता है कि मोहित रहना है कि नहीं है। महीने में एक बार वो मेरा दिन आता है जिस दिन मैं सुबह उठता हूँ, कहता हूँ कि आज ये नया मोहित होगा, आज मैं पूरे इंस्टा पे आग लगा दूंगा। वो एक दिन होता है, फिर उसके बाद वो पुराना मोहित फिर वापस आ जाता है। सो आई एम स्टिल फाइटिंग दैट इनर बैटल। मेरी टीम के लोग जो है वो मुझे बोलते रहते हैं, मोहित ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अभी आई गेस वो मेरी जद्दोजहद चल रही है, बट आई गेस 2024 का एक और रेजोल्यूशन बना लेते हैं टू बिकम मोर आउटगोइंग। शादी होना एंड बिकमिंग अ फादर, हाउ हैज़ इट चेंज्ड यू? कैसे आप अपने आप में बदलाव देखते हैं, अपने स्वभाव में, अपनी एक्टिंग में? वेल, आई गेस ये दोनों चीज़ें एक इंसान को कम्प्लीटली बदल देती हैं। मुझे पर्सनली घर आने का मोटिव मिल गया है। मैं जब सुबह उठता हूँ तो अपनी छोटी बच्ची का चेहरा देखता हूँ, जब सोता हूँ घर वापस आता हूँ तो उसका फेस देखता हूँ, यू नो। एंड यू हैव अ पार्टनर whom you share your all your insecurities, your weakness, your strength, जो भी आपकी दिनचर्या हो आप वो उनसे शेयर करते हैं। So I guess it's a beautiful feeling to have someone with you who understands you, who listens to you and who knows all the
ups and downs of your life and who is there, and that one person आपको मालूम है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये एक इंसान है जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे और आपके बच्चे आपके पास हैं. I think we all crave for love, and family is everything that we have. So I think same applies to me. 3 ऐसी बातें मोहित रैना के बारे में जो ऑडियंस पब्लिक जनता नहीं जानती है बिल्कुल, मतलब दूर दूर तक हमें आइडिया ही नहीं है. एक मुझे चीज़ मालूम है, मोहित रैना एक टाइम पर 107 किलो वजन था आपका. वेल आई गेस वो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा हो गया था, वो इतना नहीं था. बट वो कॉलेज के टाइम के दिन होते हैं जब आप कॉलेज में होते हैं, हम लोग उस समय फिटनेस के बारे में इतना मालूम नहीं था. तब मुझे किसी ने कहा था कि तुम ग्रेसिव मिस्टर इंडिया में अप्लाई कर लो. तो मैंने ग्रेसिव मिस्टर इंडिया में अपने सिर्फ क्लोजअप की फ़ोटो भेज दी थी और उन लोगों ने मुझे बुला लिया था. वो मुझे वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, आपको अच्छा दिखना भी पड़ता है ऊपर, यू हैव टू कम्प्लीटली लुक गुड. सो आई गेस वो एक टाइम था जब फिर मैंने समझा कि कैसे रैम्प मॉडलिंग होती है, कैसे इस दुनिया में काम होता है. सो आई थिंक उस समय उस फेज़ में आई हैड टू गो बैक एंड वर्क ऑन माई सेल्फ. सो आई गेस इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी. एंड जैसे कि आपने पूछा कि कौन सी बात, आई गेस शायद लोग ये नहीं जानते कि मैंने बॉम्बे में इनिशियली, मुंबई में मैंने सर्वाइव हैंड मॉडलिंग करके किया. जब मैं बॉम्बे में नया गया था तब अचानक से मुझे रात को देर रात मुझे किसी का फ़ोन आया, कहा कि अरे तुम क्या कर रहे हो, स्टूडियो आ जाओ. मैंने कहा क्या करना है, मैं तो थका हूँ. सो कहते नहीं आ जाओ. मैंने कहा मुझे रेडी होना पड़ेगा, टाइम लगेगा. उन्होंने कहा नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे हाथ चाहिए. मैंने कहा मेरे हाथ वही, मुझे भी वही लगा दिखाई. नहीं, अभी तो वो हाथ बहुत ही बेकार हो गए हैं, बट आज से 15-18 साल पहले वो हाथ थोड़ा देखने में खूबसूरत थे. तो मैंने हैंड मॉडलिंग बहुत की है, जहाँ पे आपको पेन से कभी कुछ लिखना होता है. इसको हैंड मॉडलिंग कहते हैं. जी, क्रीम लगानी होती है, कोई कप उठाना होता है, कहीं चाबी यूज़ करनी होती है. सो आई डिड अ लॉट ऑफ हैंड मॉडलिंग बैक देन, which made me which also says that आपने कभी किसी काम को ना नहीं कहा है. जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ना नहीं कहा, बिल्कुल भी मैंने ना नहीं कहा. कुछ भी हो जिसमें चेहरा नहीं भी दिख रहा है वो भी आपने जी हाँ बिल्कुल. मुंबई मेरी जर्नी ऐसी थी कि मुझे मुंबई आके पहले मुंबई को समझना पड़ा. जब मैं हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड में जॉब करता था, मैंने अपने घर पे बताया कि मैं ये जॉब छोड़ के मुंबई जा रहा हूँ. सेल्स में थे? जी, मैंने अपने लोगों को बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ. आई टोल्ड माई मॉम एंड डैड. तो वो दिन ख़त्म हो गया और अगले दिन जब मैं अपने घर की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि अरे मेरे अंकल का व्हीकल भी है, मेरे मामा जी का व्हीकल भी है, मेरे चाचा ताए सब आए हुए हैं. सो वो एक अंदर राउंड टेबल बैठक चल रही थी कि हमारे यहाँ कोई एक लड़का पागल हो गया, इसका इलाज करवा लो. क्योंकि हमारी फैमिली में दूर दूर तक कोई दिल्ली से आगे कभी किसी ने क्रॉस नहीं किया था और ये मुंबई जाके इसे एक्टिंग करनी है या इसे उस दुनिया देखनी है. सो आई गेस मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई है. When I came to Mumbai and understood how acting happens, आखिर इस दुनिया में होता क्या है, एक्टिंग क्या होती है, ऑडिशन क्या होता है, स्क्रीन टेस्ट क्या होता है. So I have seen all the hardships also and it's been a long journey. So but when I look back I feel happy and blessed. तो ये कीड़ा आपको मतलब कॉलेज में काटा एक्टिंग का या बहुत पहले से था? आपको किसी को देखकर आपको ऐसे इंस्पिरेशन मिलती थी? ये मेरे दोस्तों ने और मेरी कजिन सिस्टर्स ने थोड़ा कि भैया ये गुड लुक है भैया, थोड़ा करो थोड़ा. तो उन्होंने मेरी पिक्चर हमने खिंचवा के भिजवा दी थी. तो वो जब वहाँ पे ग्रासिम में एक्सेप्ट हो गई वो पिक्चर, तब कहीं मुझे लगा कि नहीं यार, अब अगर वो लोग बुला रहे हैं तो गलत नहीं होंगे. फादर ने मना नहीं किया कि मैं पोर्टफोलियो के लिए पैसे नहीं दूंगा या मुंबई जाने के लिए? मेरा दोस्त एक फोटोग्राफर था, तो उसने वो पोर्टफोलियो भी नहीं था, वो उसका एक फोटो स्टूडियो था जो होता है जहाँ पे पासपोर्ट साइज पिक्चर्स खींची जाती हैं. तो वो ऐसा एक क्लोजअप ऐसा करके ऐसा यूं देख के ऐसा कुछ कर दिया था. सो उसमें हम मुंबई आ गए थे. फिजिक बनाने में बहुत समय और बहुत ज़्यादा पसीना भी लगता है, लेकिन अगर किसी किरदार के लिए आपको कहा जाए कि आप अपनी फिजिक को चेंज करिए, आप करेंगे वो? मतलब आप टोन डाउन हो जाइए या पतले हो जाइए, ये बाइसेप्स नहीं उसमें वर्क करेंगे, एज अ कॉमन कैरेक्टर आपको प्ले करना है, आप करेंगे वैसा? जी बिल्कुल. देखिए, मैंने जैसे बताया कि मैंने टेलीविज़न से मेरी शुरुआत हुई, तो टेलीविज़न में बिकॉज मैं लॉर्ड शिवा का कैरेक्टर कर रहा था तो उसमें मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा टॉपलेस टाइप वस्त्र ही मिल पाते थे, तो आई हैड टू मेंटेन दैट. उसके बाद जब OTT का रेवोल्यूशन आया तो OTT में आई हैड टू लुक वेरी नॉर्मल. मैंने Z5 के लिए काफिर नाम की एक सीरीज की थी जिसमें आई प्लेड अ जर्नलिस्ट. तो दिया मिर्जा. जी बिल्कुल. तो उसके लिए मुझे जर्नलिस्ट जैसा लगना था, दिखना था, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा वो चेंज करना पड़ा. जर्नलिस्ट जैसे दिखते कैसे? मैं जानना लाइक नॉर्मल जर्नलिस्ट के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो जिम जाए, सो आई हैड टू स्टॉप डूइंग दैट. ये गलत धारणा है. ये गलत धारणा है. अगर आप जिम जाना चाहें तो आप जा सकते हैं. ये सिर्फ आपका कन्विक्शन होता है और आपका मोटिवेशन होता है. किसी चीज के लिए वक्त निकालने की तब जरूरत नहीं पड़ती. ये मेरा अपना मानना है. दैट्स अ लवली थॉट. बट मुझे लगा था, देखने से हमें हमेशा लगा था कि आप लोग इतने बिजी होते होंगे शायद समय नहीं मिल पाता होगा. ये सही धारणा नहीं है. बहरहाल टेलीविजन में सक्सेस मिलना मोहित और OTT पर सक्सेस मिलना
कितना फर्क है दोनों में? वेल बहुत फ़र्क है। आई गेस टेलीविज़न इज़ एंड वॉज समथिंग जो एक हाउस होल्ड को अपील करता है। ऑब्वियसली डिजिटल रेवोल्यूशन होने के बाद नाउ इट्स बिकम ऑल्सो, आई मीन अब जाके कहीं वो सेम ही हो चुका है। इट्स बिकम वेरी इक्वल बिकॉज नाउ एवरी प्लेटफॉर्म और एवरी चैनल हैज़ देयर ओन प्लेटफॉर्म। सब कुछ एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ दिनों पहले एक सिग्नल पे जा रहा था तो अचानक से एक बच्चा वो फूल बेच रहा था सिग्नल पे, तो उसने मुझसे कहा कि फूल ले लीजिए, और जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसने कहा अरे मैं आपकी सीरीज़ देख रहा था। मैंने कहा अरे ऐसे ही बोल रहे होगे तुम कि मैं फूल ले लूँ। बट ही वॉज वॉचिंग इट, ही हैड पुट इट ऑन पॉज। सो दैट्स द टाइम आई रियलाइज कि वर्ल्ड कितना चेंज हो चुका है। इट इज़ बिकम सो एक्सेसिबल बिकॉज नाउ स्मार्टफोन्स आर वेरी चीप एंड डेटा इज अवेलेबल, सो एवरीबडी कैन गो एंड वर्क एट द सेम टाइम एंड दे कैन वॉच समथिंग एज तो आप क्या प्रेफर करेंगे, बिग स्क्रीन पे ही? क्योंकि बहुत सारे I guess both can coexist. Both can coexist. Saturday Sunday, if you want to have a larger viewing experience, आप मूवी देखने जा सकते हैं. बट आप मंडे टू फ्राइडे अगर आपका मन करता है रोज थोड़ा आधा घंटा कुछ एपिसोड्स देखने का, आप कोई सीरीज देख सकते हैं. सो आई थिंक इट्स अप टू द ऑडियंस बिकॉज दोनों का कंजम्पशन ऑडियंस को करना है एंड दे आर रेडी टू कंज्यूम इट. दैट्स व्हाई द मेकर्स एंड एवरीबडी इज पुटिंग देयर एफर्ट इनटू इट. मुझे आपका पर्सनल फेवरेट जो मेरा आपने भी किरदार हाल ही में प्ले किया, डॉक्टर का किरदार मुंबई डायरीज में, सीज़न 1 क्योंकि वो मुंबई अटैक्स पे बेस्ड था, सीज़न 2 फ्लड्स पे बेस्ड था. उसमें एक पर्टिकुलर सीन है जिसमें आपकी पत्नी डिलीवरी के पॉइंट पर होती हैं बट यू आर नॉट एबल टू हेल्प हर. आप उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं. आप दूसरे डॉक्टर्स, और इनफैक्ट वो डॉक्टर भी नहीं थे, देवर दोज जो औरतें होती हैं जिन्हें दाई माँ कहते हैं, वो औरतें आपकी पत्नी की डिलीवरी कराती हैं. वो सीन मुझे बहुत टच किया पर्सनली, क्योंकि मुझे लगा कि आप एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिसमें आप उस प्रोफेशन में होने के बावजूद आप एकदम असहाय हैं. आप अपनी पत्नी के हैं और आपके जो इमोशंस उसमें निकले वो वाकई दिल को छू गए. क्या आपका कोई ऐसा सीन पर्सनल फेवरेट है उस सीज़न 1 या सीज़न 2 दोनों में? क्योंकि मेरा तो ये था तो मैंने बयां किया आपको, लेकिन हो सकता है क्योंकि आप डॉक्टर और आपके घर में स्वयं आपके पिता डॉक्टर थे, तो उस किरदार को आप किस तरीके से देखते हैं? वेल आई गेस टू बी ऑनेस्ट वो सीन मेरा भी बहुत फेवरेट सीन है बिकॉज, और वो सीन आपने देखा, वो सीन इतना अच्छा हमारे जो डायरेक्टर निखिल अडवाणी जी हैं उनकी वजह से आया. बिकॉज उस सीन में ऐसा होता है, जिन लोगों ने देखी है, आई मीन मेरी वाइफ एक रूम में होती है और मुझे जाके उन्हें देखना है. सो मैं जल्दी से भाग के आया और मैंने जाके उनको रूम में देख लिया. तो निखिल जी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मोहित देखो, तुम्हें मालूम नहीं, तुम अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हो, सो यू डोंट नो वेदर शी इज़ अलाइव और शी इज़ डेड. सो आई वॉन्ट यू टू वॉक फ्रॉम दैट स्टेयर टू दैट डोर थिंकिंग वेदर योर वाइफ इज़ अलाइव और शी इज़ नॉट बीन एबल टू मेक इट. सो वो तुम कैसे पोर्ट्रे करोगे, वो तुम डिसाइड करो. सो देन आई हैड टू कम्प्लीटली रीथिंक द सीन कि नहीं, सर का जो कहना है वो ऐसा, बिकॉज मैं ऐसे प्ले कर रहा था कन्विक्शन के साथ कि नहीं मेरी वाइफ अंदर है, आई जस्ट नीड टू गो एंड टेक हर टू द हॉस्पिटल. बट उन्होंने आके मेरा परसेप्शन पूरा चेंज कर दिया. देन दैट वॉक वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इन दैट वॉक ही वांटेड टू एस्टैब्लिश कि इस आदमी को पता नहीं है कि इनकी जो धर्मपत्नी अंदर हैं वो जीवित हैं या नहीं है. तो वो बड़ा ही एक अजीब, बड़ा ही लाइक इट वाज अ वेरी थिन लाइन विच आई हैड टू मेंटेन. सो आई गेस, बट जब मैंने वही सीन देखा तो मुझे वो सीन भी अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा. आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई दे से दैट डायरेक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन दे आर मेकिंग समथिंग.